वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हम लोग सामाजिक विज्ञान का अपना टॉपिक कर रहे हैं और जिसमें हम लेंगे सारे के सारे ज्योग्राफी के जो है क्वेश्चन शामिल किए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और ये सभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? ये वाला क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछा जाता है, यानी कि हर साल जो है ये कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि भारत में जो है जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसमें आपका कौन सा ऑप्शन में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं और इसे याद रख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये आप याद रख लेंगे। ये सारे 8 राज्य हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। और ये भी आप ध्यान रखना कि विश्व के जो है 18 देशों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से और विश्व के 18 देश, जिसमें से आपका भारत देश भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों, यानी कि समय क्षेत्र का मतलब है टाइम जोन। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है कि पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र का जो देशांतर है वो कितना डिग्री घेरेगा, यानी कि अगर 24 जो है समय क्षेत्रों में बांटा जा रहा है पृथ्वी को, तो आपको पता है देशांतरी भाग में एक साइड में 180, दूसरी साइड में 180, तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो 360 डिग्री को जो है आपके कितने 24 भागों में 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 15 डिग्री। यानी कि एक टाइम जोन आपका कितना डिग्री घेर रहा है, तो ये घेर रहा है आपके 15 डिग्री को। ठीक है, तो 15 डिग्री जो है, अगर आप जो है टाइम जोन, ये अगर आगे आपका ये टाइम जोन है, आप यहाँ से जो है 15 डिग्री आगे चले जाओगे तो 1 घंटे का अंतर जो है दोनों समय में आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। तो मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका दूरी, दूसरा होता है आपका दिशा, तीसरा होता है आपका प्रतीक। ठीक है, तो ये 3 जो है मानचित्र के घटक होते हैं। आपको बताना है कि इसमें विषम का चयन, यानी कि जो आपके मानचित्र के घटक नहीं है उसे आपको बताना है। तो पैमाना जो है मानचित्र का घटक नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इसके अलावा मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 घटक अलग हैं, यही आपसे हमेशा पूछते हैं। ठीक है, बाकी 3 प्रकार भी होते हैं। एक तो आपका भौतिक मानचित्र होता है, आपका फिजिकल जो है मैप, फिर आपका पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र, और एक आपका थीमेटिक मैप होता है, थीमेटिक मानचित्र। ओके, तो 3 तरह के 3 प्रकार के होते हैं और 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन का चयन करें, यानी कि ये आपके 4 कथन दिए हैं, इसमें आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं और पौधे इसका उत्पादन करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि वायु में जो ऑक्सीजन है ये हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि जितना जो है पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं, उतना मनुष्य और जो आपके पशु होते हैं वो ऑक्सीजन को सांस के रूप में अपने अंदर ले जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों की मात्रा जो है बराबर रहती है, इधर की मात्रा क्या होती है, बराबर बनी रहती है। तो ये वाली बात जो है हमारी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही कथन है। अगला देखते हैं कथन। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी और गैस हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन, तो भूमंडलीय तापन आपके ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है वो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ने से होती है, ऑक्सीजन के बढ़ने से नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही आंसर है, कि पौधे जितना ऑक्सीजन बनाते हैं उतना ऑक्सीजन जो है मनुष्य और पशु जो है उसे लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में 2-3 पॉइंट आप देख लेंगे कि ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी कि सबसे अधिक जो है पाई जाती है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो है ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%, जिसको हम लोग लगभग जो है 21% बोल देते हैं कि 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है।
और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, वो पूछा जाता है कि पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है जिसको हम लोग भूपर्पटी या फिर क्रस्ट कहते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है भूपर्पटी, उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है गैस पाई जाती है, लगभग 46.6%। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं। तो मौसमी आवागमन का मतलब क्या है कि जो है चरागाह, जो आपके चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आपका गर्मी का मौसम होता है तो वो पहाड़ों पर ऊपर की ओर चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के। यहाँ पर अच्छी खासी घास रहती है तो उससे क्या करते हैं, चराते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे ठंड पड़ने लगती है और यहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती है तो ये लोग क्या करते हैं, फिर पहाड़ों के नीचे उतर आते हैं। ठीक है ना। तो ये मौसमी आवागमन जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका ऋतु प्रवास, यानी कि ऋतुओं के अनुसार जो है ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है। ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे और भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो कौन सा राज्य है, किस राज्य में सबसे पहले सेंट थॉमस आए थे। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है विविधता, इससे ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, 2000 साल पहले जो आपके सेंट थॉमस थे ये आपके सबसे पहले केरल राज्य में आए थे। ठीक है, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, तो सेंट थॉमस को ही दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। एक से ज़्यादा कथन सही हो सकते हैं, यानी कि आपका ये दे रखा है, 3 कथन दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पृथ्वी 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी को जो है चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपकी सही है, पहला कथन सही है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, जी हाँ, और सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि हम जो ये 6 घंटे हैं इसको नहीं जोड़ते हैं, ये भी बात सही है। प्रत्येक चौथे वर्ष 29 के बदले फरवरी जो है 28 दिन का होता है, तो ये बात गलत है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता, क्योंकि जो है जो आपका 6 घंटे यहाँ पे बचते हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है ना, 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 6 घंटे जो है 4 साल में जुड़ करके 24 घंटे हो जाते हैं। तो इसलिए जो है फरवरी में क्या करा जाता है कि एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, लीप वर्ष करते हैं। उस वर्ष जो है एक साल में 366 दिन होते हैं। ठीक है, जब आपका फरवरी में एक दिन बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है आपने देख लिया, क्योंकि 6 घंटे बढ़ते रहते हैं, तो 4 साल में एक दिन जो है बढ़ा दिया जाता है। तो आपने देखा कि पहला वाला कथन भी सही था, दूसरा कथन सही था, तीसरा आपका गलत था। तो ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जा रहा है केवल ए और बी। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो वनस्पतियों के संदर्भ में आपको बताना है, जैसे कि घास स्थल जो होते हैं वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तो ये बात तो आपकी सही है कि जो घास स्थल होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे सामान्य वर्षा होती है वहाँ पे घास स्थल उगते हैं। क्योंकि अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात होगी तो वहाँ पे क्या होंगे, वन उगेंगे। ठीक है, वन उगेंगे। और कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पे पैदा होती हैं, तो कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ पे, यानी कि शुष्क क्षेत्र का मतलब वहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये पहला वाला कथन तो हमारा सही है कि घास स्थल जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, यानी कि जो वनस्पति जो बढ़ते हैं वो किस पर निर्भर करता है कि कैसा वहाँ का तापमान है और कितनी जो है वहाँ की हवा में नमी है। ठीक है ना, इससे ये जो है वनस्पति की वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का नमी कैसा है। तो ये बात भी सही है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः जलवायु की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। तो अभी आपने देखा कि जहाँ पे कम वर्षा, मतलब कि मध्यम वर्षा हो रही है, वहाँ पे घास के स्थल पैदा हो रहे हैं। और मैंने बताया कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे वन पैदा होंगे, और जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होंगी। तो आपने देखा कि जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या हो रहा है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन हमारे सही है। तो ये किस ऑप्शन में आपको मिल जाता है, ए, बी और सी तीनों का सही है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर
डी में मिल जाता है कि ए, बी और सी तीनों ही क्या हैं, सही हैं। ओके, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और यहाँ पे जो नीचे चीज़ दिया गया है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एक बार इसे आप देख लेना, ठीक, किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में था वो भी है और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, इसे भी आप ध्यान रखना। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ए और बी कथन को देखते हैं क्या क्या रहे हैं। दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अंतर अधिक होगा, हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। देखिए हवा क्या होता है, दूसरा कथन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वायु जो होती है ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी कि उच्च दाब क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर से किधर चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, हवा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये बात आपकी सही है। ठीक है, जब आपका इधर से इधर जो है मूव होगा तो इससे हवा उत्पन्न होती है। और ये देखिए कि जब दो वायुदाब क्षेत्रों में जितना अधिक अंतर होगा, यानी कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर होगा तो हवा की तीव्रता उतनी अधिक होगी, कि तो इधर से जो है हवा उतनी ही तेज़ी से इधर की ओर बहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे जितना अधिक लो प्रेशर होगा, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उतनी ही तेज़ बहेगी। तो यही कह रहा है कि वायुदाब के क्षेत्रों में जितना अधिक अंतर होगा, ठीक है, उतना ही हवा की तीव्रता अधिक होगी। तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जो है वायु चलती है, यानी कि हवा चलती है। तो दोनों ही कथन सही हैं और दोनों जो है सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु वाला चैप्टर आप लोग देख लेना, वहाँ पे ये इसके बारे में बताया गया है कि निम्न वायुदाब कैसे बनता है, उच्च वायुदाब कैसे बनता है, ये सब मैंने बताया हुआ है उसमें आपके थियरी वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के टिकट, जैसे कि आपके बस टिकट हो गए, रेल टिकट हो गए, इन सब का प्रयोग कर रही है। यानी कि वो यातायात के बारे में पढ़ा रही है, तो बस टिकट, रेल टिकट ये सब बच्चों को दिखा रही है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग ये जो ऊपर चीज़ दी गई थी कि शिक्षा टीचर क्या कर रही थी, उस हिसाब से आपको बताना है आंसर। इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी और यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। तो ये तो आप करेगी, यानी कि जिसने बस की टिकट ली होगी उसको कम दूरी पर जाना होगा। ठीक है, उसका खर्च जो है ज़्यादा लगा होगा। और जिसने जो है रेल की टिकट ली होगी, हो सकता है वो क्या हो, वो ज़्यादा दूरी तक यात्रा किया हो। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी तक रेल में जो है आपका खर्च भी कम लगता है बस के मुकाबले। ठीक, तो इस तरह से जो है यातायात के अलग अलग साधन की, ये बस से गया, वो ट्रेन से गया, इस भी चर्चा कर सकती है। तो ये बात तो आपकी सही है। इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर चर्चा कर सकती है। मानव आवास यानी कि मनुष्य किस तरह से घर बना के रहते हैं। तो क्या जो है वो टिकट से जो है ये बता सकती है कि मानव किस प्रकार के आवासों में रहते हैं, मानव के आवास किस किस प्रकार के होते हैं। तो ये बात क्या है, हमारी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, लेकिन ए वाला क्या है, सही है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आपको मिलता है कि ए सही है लेकिन बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है कि ए हमारा क्या है, सही है, लेकिन जो बी है ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रवास यानी कि जो आपका माइग्रेशन होता है, यानी कि लोग एक जगह से क्या होते हैं दूसरे जगह पे जाते हैं, उसको प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक, यानी कि जो है गलत कारक कौन से हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग प्रवास करेंगे। जी हाँ, अगर किसी एक जगह पे व्यक्ति रह रहा है, वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो क्या करता है वो, वहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ करके दूसरी जगह पे जाता है। तो ये बात तो आपकी सही है पहली। पानी की कमी, यानी कि इस जगह पे पहले जहाँ रहता था यहाँ पे इसके पानी की कमी हो गया, वो पीने का पानी वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दूसरी जगह है उसके पास में जहाँ पे पानी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेट हो जाएगा, यानी कि प्रवास अपना कर लेगा, इस जगह से वहाँ चला जाएगा। ये बात भी हमारी क्या है, सही है। जीवन यापन का उच्च स्तर, यानी कि पहले जहाँ रहता था वो, वहाँ पे जीवन यापन करने में मतलब कि हाई क्वालिटी की उसकी स्टैंडर्ड लिविंग थी, यानी कि वो जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। तब वो क्या जो है प्रभावित मतलब कि प्रवास करेगा यहाँ पे, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो है प्रतिकर्ष कारक यानी कि गलत कारक ये नहीं है। ठीक है, प्रवास करने का। शिक्षा, यानी कि जो यहाँ पे रह रहा था वहाँ पे इसको अच्छी शिक्षा भी मिल रही थी, तो क्या करेगा, ये प्रवास कर जाएगा। तो ये भी जो है गलत कारक नहीं है, ये तो सही कारक है, यहाँ पे रहने का कारक है। लेकिन ऊपर के जो दो कारक थे ए और बी,
ये हमारे प्रतिकर्ष कारक थे, यानी कि उल्टे कारक थे। ठीक है, किसी जगह पे प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक। तो ऑप्शन नंबर ए और बी किसमें मिलता है, तो ए में हमें मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी यही हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, विश्व में जो प्रवास होता है इसको प्रभावित करने वाले 2 तरीके के कारक होते हैं। तो इन 2 तरीकों के कारकों के आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो भी अब क्वेश्चन समझाया गया वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए, यानी कि आपका अगर मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना, मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये अगर भारत का नक्शा है तो आपको आपका ये होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। तो ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम किधर हो गया, यानी कि इसके बीच वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपका उत्तर पश्चिम हो गया। और यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की मतलब इसके बीच में साउथ ईस्ट, यानी कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाते हुए इधर साइड में आपको बताना है कि इसको क्रमबद्ध करना है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला किधर साइड में, यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगी राजस्थान वाले क्षेत्र में। विंध्य इसके बाद आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, फिर आपका जो है भारतीय महामरुस्थल आपके राजस्थान में ही मिलता है, लेकिन ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, महामरुस्थल यानी कि जो थार रिजर्ट है, तो ये अरावली के पहले ही मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पहले नंबर पे। फिर आपका जो है आगे देखते हैं दक्कन पठार, दक्कन पठार तो आपका इस क्षेत्र में है। ठीक है, दक्कन पठार इस क्षेत्र में है। उसके बाद आपका पूर्वी घाट आपका कहाँ पे है, तो ये वाला क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, पूर्वी घाट, एकदम किनारे वाला। ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो पहले ये आ गया, उसके बाद क्या आ गया, अरावली आ गया। फिर मैंने बताया था क्या था, विंध्य था। विंध्य के बाद आपका क्या होगा, दक्कन का पठार, और सबसे लास्ट में आपका पूर्वी घाट। तो यानी कि आपका हो गया CABDE, CABDE, ये आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है, CABDE। ओके, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे फिगर से, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अभी आपका ऊपर जम्मू कश्मीर दिख ही रहा है। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो वो कहाँ पे है, तो इधर वाला जो आपका एरिया है, इधर आपका थार डेजर्ट है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अरावली रेंज यहाँ पे है। ठीक है, अरावली रेंज यहाँ पे है। और आपका जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत आपका यहाँ पे, विंध्य रेंज यहाँ पे है। और इधर आपका डेक्कन प्लेटू स्टार्ट हो जाता है, ये आपका डेक्कन प्लेटू है। और जो ये वाला पार्ट है भारत का, ये से क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। तो इधर से आपका आपने देख लिया कौन सी किस जगह पे है। तो ये फिजिकल मैप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है। लसलसी का मतलब चिपचिपा हो जाती है। तो एक ही मिट्टी की विशेषता है जो आपकी क्या होती है, गीली होने पर बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, वो है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी यानी कि काली मृदा जो है, ये गीली होने पे क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद तक की जुताई ना हो तो इस पर काम करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी काली मिट्टी है जो क्या होती है, गीली होने पर बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। इसको रेगर मृदा भी कहते हैं। इसके बारे में जो यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताने हैं आपको। तो कथन दिया है कि कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का काम है कृषि। तो ये तो आपकी सही बात है कि कृषि क्या है, प्राइमरी सेक्टर का काम है, प्राथमिक क्रिया है। फसल, फल, सब्जी, फूल उगाना और पशुधन यानी कि पशुपालन जो होता है, पशुधन पालन, ये कृषि में सम्मिलित है। तो जी हाँ, ये सब क्या है, कृषि में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कि कथन ए और कथन बी भी सही है। तो ए सही है, बी गलत है, ये गलत हो गया। ए गलत है, बी सही है, बी गलत हो गया। ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें क्या है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को क्या कर सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों तक के पास जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए जो भी आप कहना चाहते हो। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।